सोचिए, वो हाथ जिन पर हम अपनी जान बचाने का भरोसा करते हैं, क्या हो अगर वही हाथ जान लेने पर उतारू हो जाए। हाल ही में दिल्ली में एक धमाका हुआ और उसने एक ऐसी ही एक बहुत ही डरावनी सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है। चलिए आज इसी चौंकाने वाली कहानी की परतें खोलते हैं। और ये सवाल सच में अंदर तक हिला देता है। एक डॉक्टर जो जिंदगी बचाने की कसम खाता है, क्या वो जानबूझकर किसी की जान ले सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की वो गुत्थी है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी का पहला हिस्सा, धमाका और वो एक अहम सुराग। तो हुआ ये कि दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक जबरदस्त धमाका हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी, दहशत। जांच एजेंसियां फौरन मौके पर पहुंच गईं, हर एक सबूत को खंगाल रही थीं। लेकिन आप जानते हैं, शुरुआती कुछ घंटों में उनके हाथ में सिवाय धुएं और सवालों के कुछ नहीं था। और फिर जांच में एक बड़ा टर्न आया। पुलिस को फरीदाबाद में एक लावारिस इकोस्पोर्ट कार मिली। बाहर से तो ये बस एक आम सी कार लग रही थी, लेकिन इसके अंदर जो राज छिपे थे उसने इस पूरे केस का रुख ही मोड़ कर रख दिया। ये कार असल में एक बहुत बड़ी साजिश का दरवाज़ा थी, एक ऐसा दरवाज़ा जिसे खोलने के लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। उस कार से मिले सुरागों ने इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसे नेटवर्क तक पहुंचा दिया जिसकी उन्होंने शायद सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। एक ऐसा नेटवर्क जिसे नाम दिया गया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। जी हाँ, पढ़े लिखे प्रोफेशनल आतंकवादी। तो सवाल उठता है, ये व्हाइट कॉलर टेरर आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये आतंकवाद का वो चेहरा है जिसके हाथ में सिर्फ बंदूकें और बम नहीं, बल्कि स्टेथोस्कोप और डिग्रियां भी हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे आपके बीच समाज में बिल्कुल घुल मिलकर रहते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स। और सच कहूं तो यही बात इसे कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। और इस नेटवर्क के चेहरों पर जरा नजर डालिए। उमर मोहम्मद एक डॉक्टर जिसकी पहचान सुसाइड बॉम्बर के तौर पर हुई। उसका साथी डॉक्टर मुजम्मिल गनाई गिरफ्तार हो चुका है। अदील अहमद राठेर भी पकड़ा गया है। और ये तो बस कुछ नाम हैं। जांच में अब तक कुल 6 डॉक्टरों के नाम सामने आ चुके हैं। सोचिए, 6 लोग जिनका काम जिंदगियां बचाना था, वो कथित तौर पर जिंदगियां लेने वाले बन गए। अब देखिए, हर साजिश के पीछे एक मास्टरमाइंड तो होता ही है। इस केस में जांच एजेंसियों की सुई एक ही नाम पर आकर अटक गई है, मौलवी इरफान। एक ऐसा शख्स जिसके 2 चेहरे थे। मौलवी इरफान की कहानी दोहरी जिंदगी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दुनिया के लिए वो एक सरकारी पैरामेडिक था, एक इज्जतदार मौलवी। लेकिन एजेंसियों का आरोप है कि पर्दे के पीछे वो जैश-ए-मोहम्मद का रिक्रूटर था, एक आतंकी मास्टरमाइंड जो इन पढ़े लिखे डॉक्टरों का ब्रेन वॉश कर रहा था। तो सवाल ये है कि ये ब्रेन वॉशिंग होती कैसे थी? ये एक बहुत ही स्लो और प्लान्ड प्रोसेस था। स्टेप 1, जिहादी वीडियो दिखाकर नफरत का जहर भरना। स्टेप 2, धर्म के नाम पर उस नफरत को और भड़काना, उन्हें यकीन दिलाना कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। और फाइनल स्टेप, जन्नत का लालच देकर उन्हें मौत के रास्ते पर धकेल देना। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। मौलवी इरफान का परिवार इन सारे आरोपों को पूरी तरह से नकारता है। उनका एक सीधा सा सवाल है, एक मामूली अनपढ़ सा इंसान इतने पढ़े लिखे डॉक्टरों को कैसे बरगला सकता है? उनके मुताबिक ये सब एक साजिश है और ये सारे आरोप झूठे हैं। अब ये जो कहानी है, ये सिर्फ दिल्ली या फरीदाबाद तक ही नहीं रुकती। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, इस नेटवर्क के तार सरहद पार इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स तक जुड़ते दिख रहे हैं। सोचकर देखिए, एक तरफ दिल्ली में मातम पसरा था और दूसरी तरफ सीमा पार जश्न मनाया जा रहा था। सोर्सेस का दावा है कि धमाके के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के बड़े-बड़े लीडर्स ने मीटिंग की और वहां हमलावरों का स्वागत फूलों से किया गया। ये शायद इस हमले के इंटरनेशनल कनेक्शन का सबसे परेशान करने वाला सबूत है। तो ये पूरा एक ग्लोबल नेटवर्क जैसा है। जैश-ए-मोहम्मद पर आरोप है कि वो मौलवी इरफान को निर्देश और पैसा दे रहा था। लश्कर-ए-तैयबा पीओके में बैठकर जश्न मना रहा था। और तो और इस मॉड्यूल के तार तुर्की तक से जुड़ रहे हैं। और ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आया? कथित तौर पर चैरिटी यानी ज़कात के नाम पर, ताकि किसी को कानों कान खबर तक न हो। तो अब आते हैं आज की स्थिति पर।
इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। एक नंबर जो जांच एजेंसियों की नींद उड़ाए हुए है, वो नंबर है 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जो अभी भी गायब है। ये इतना पावरफुल एक्सप्लोजिव है कि इससे एक और बड़ा हमला किया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है। और इसीलिए अब वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो चुकी है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, कई राज्यों की पुलिस के साथ साथ एनआईए भी इस लापता विस्फोटक की तलाश में दिन रात एक किए हुए है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आरडीएक्स के निशान ढूंढ रहे हैं, डिजिटल टीम्स इनके एन्क्रिप्टेड मैसेजेस को डिकोड करने में लगी हैं। तो देखिए, ये पूरी कहानी एक चेतावनी की तरह है। ये हमें बताती है कि खतरा किसी भी शक्ल में, किसी भी चेहरे के पीछे हो सकता है। हाँ, नेटवर्क का पर्दाफाश तो हो गया है, लेकिन जब तक वो 300 किलो विस्फोटक बाहर है, तब तक एक अनजाना खतरा मंडरा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या किसी और हमले की तैयारी चल रही है?